कोई पेपर 3 का डिस्कशन करना है आज एंड राइटअप बनाया हुआ है प्रसून ने, तो उसके साथ प्रोसीड कर लेंगे। जिसका कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है पेपर 2 में, तो जस्ट इसको ना लास्ट में डील कर लेंगे। सो जो ऐसे ही प्रश्न स्लो करवाता है, जस्ट गो अलोंग विद एवरी क्वेश्चन एंड लास्ट में योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स व्हाट है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो प्रश्न स्टार्ट कर लेना है जैसे भी चाहते हो डील करना। जय हिंद एवरीवन। सो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि जो आपको इशू आ रहा है ना टाइम मैनेजमेंट का, तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं इस जर्नी से जस्ट आया हूँ, तो आप मेरा अप्रोच देखिएगा कि कैसे मैंने इस सारे टॉपिक्स को एकदम सिंपल वे में तोड़ा है, ताकि मैं इन द स्टिपुलेटेड टाइम मैं रिक्वायरमेंट मीट कर पाऊँ, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। फर्स्ट ऐसे का टॉपिक था एक्सपीरियंस इज एन एक्सपेंसिव टीचर, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप, स्मॉल एनेक्डोट लिख सकते हैं फ्रॉम रियल वर्ल्ड। तो मुझे एग्जांपल आया सीनो इंडिया वॉर का एंड 1962 डिबैकल का, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मैंने अभिलाष का पेपर देखा था, उनने भी एक अच्छा एग्जांपल लिखा था, ठीक है। तो आप वैसे एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट डज दिस कोट मीन। तो जब आप ये करते हैं ना, तो आप एग्जामिनर को भी समझाते हैं कि ये कोट क्या बोल रहा है, और आप खुद को भी समझाते हैं, ठीक है। सेकेंडली, हाउ एक्सपीरियंस इज अ टीचर, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। Why it is better to learn from others experience, जैसे कि एक सेइंग भी है कि इट्स बेटर वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। तो आप उस एंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप इससे क्या सीखते हैं और एक बंदे को क्या सीखना चाहिए, बेसिकली यू कैन लिंक दिस टू पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज नेशनल ग्रोथ। तो आप इसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल आया कि इंडिया बेसिकली अभी जो स्टेज में है वो डेवलप्ड नेशंस आ चुके हैं, जैसे जापान वगैरह। तो इंडिया कैन लर्न फ्रॉम देयर ग्रोथ स्टोरी एज वेल। तो आप इसको दोनों लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सो बेसिकली पर्सनल ग्रोथ का एक एग्जांपल हो गया, एक पैरा, और नेशनल ग्रोथ का एक पैरा हो गया, ठीक है, विद एग्जांपल्स, एंड देन यू कैन कम टू कंक्लूजन। दिस वाज बेसिकली अ फिलोसॉफिकल essay which I think 90% of people didn't attempt. So this is how you can go about it. Philosophical essay will provide you a wide horizon of experimentation. आप इसमें थीसिस लिख सकते हो, एंटीथीसिस लिख सकते हो, बट मैंने इस पे थीसिस पे ही लिखा है बेसिकली। सो दिस इज हाउ यू कैन गो, ठीक है। सर आप इसमें वैल्यू हाँ ऐड मैं करिए जब यस तक मैं बता अभिलाष देता हूँ। का। देखो बेसिकली मेजर पॉइंट्स सब उसने डील कर लिए हैं। अब यहाँ पे जब एक्सपीरियंस इज एन एक्सपेंसिव टीचर, तो तीन ही कीवर्ड्स हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपेंसिव एंड टीचर। तो एक्सपेंसिव इज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो आपको बेसिकली करना क्या है, एक तो कोट को आपको इलेबोरेट करना कि व्हाट डज द कोट मीन, एंड थोड़ा ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, सबके साथ थोड़ा थोड़ा डील कर लो कि एक्सपेंसेस किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, और सबसे बड़ा एक्सपेंस जो होता है वो होता है टाइम का। आप अगर अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, एनी एंटिटी विच इज लर्निंग फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंस, सारे रिसोर्सेज यू कैन रिकूप, बट टाइम नहीं ला पाओगे वापस, एंड टाइम ऐसी चीज जो लिमिटेड है सभी के पास। सो उसी पे बात करना है कि अ वाइज पर्सन विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, ठीक है। किसी को ग्रोथ चाहिए तो अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो, यू विल इंप्रूव, बट बेटर क्या होता है कि दूसरे एक्सपीरियंस से सीख के, जो जैसे बताया प्रसून ने, तो बस इसी पे डील करना है। टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, टॉक अबाउट कॉस्ट इन्वॉल्व, एंड टॉक अबाउट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो जैसे इंडो चाइना वॉर हो गया, उसकी बात कर सकते हो, और फिर बहुत एग्जांपल्स है, पर्सनल एग्जांपल्स भी दे सकते हो इसमें, बिकॉज सच एसेज विल गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम। एवरीवन नोज हाउ टू टॉक अबाउट दिस इस टॉपिक पे। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सनल स्टफ, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। इसमें इतना ऐड करना था। प्रसून सेकंड बताना। सेकेंड ऐसे इज बेसिकली मेजर रिफॉर्म्स आर नीडेड इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो इसमें आपको जो कीवर्ड है बेसिकली मेजर रिफॉर्म्स है इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ रिफॉर्म्स के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। सो इसमें एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा डेटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज इट्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। So that will show how well we need to do in agriculture. Basically 46 or 47% of our population is indulged in agriculture, but only 17 to 18% is the GDP contribution. तो आप ये देख के एक पिक्चर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसमें बता सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर एट डिफरेंट लेवल्स, जिसमें कि इंडिविजुअल, सोशल एज वेल एज नेशनल लेवल पे आप बता सकते थे कि कैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर जरूरी है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जरूरी इसके इम्पैक्ट डाल सकते थे।
उसके बाद आप चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते थे, ठीक है, एक पैरा में. देन वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द टॉपिक, दैट इज रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन एग्रीकल्चर. अगर आप देखोगे तो टॉपिक यही है, ठीक है. तो अब आपको ये जो टॉपिक है रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, इसको आपको 2 या 3 पैरा में डील करना है. तो रिफॉर्म्स को आप अलग अलग पैरा में डील कर सकते हो. बेसिकली टेक्नोलॉजी, सोशल, मैकेनाइजेशन, फाइनेंशियल, ये मेरे कुछ आइडियाज हैं, आप और ऐड कर सकते हो. तो आपको रिफॉर्म्स पे बेसिकली फोकस करना है. आपको हमेशा जो टॉपिक है ना, आप 2 या 3 बार पढ़िए ताकि आपको पता चले. उसके बाद आपको गवर्नमेंट स्टेप्स के बारे में बात करना है. जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ. किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पीएम किसान, जहाँ पे एक मंथली ईयरली ये आता है रिम्यूनरेशन, आप ये कुछ लिख सकते हैं. उसके बाद बेसिकली ड्रोन दीदी जी, जहाँ पे ऑटोमेशन आ रहा है एग्रीकल्चर में, आप ये सब स्कीम लिख सकते हैं. उसके बाद वे फॉरवर्ड, व्हाट मोर कैन बी डन. इसमें आप अपने पर्सनल आइडियाज भी लिख सकते हैं, एज वेल एज कुछ ग्लोबल स्केल पे अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है. पर्सनल एज वेल एज ग्लोबल आइडियाज अगर आपके पास कोई है तो. देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं जैसे कि बेसिकली इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, देन एग्रीकल्चर ऑलवेज forms the backbone of any economy as well as any nation. Agriculture is basically backbone of any civilization. So this is how you can conclude your answer. So मैंने ये पढ़ा है काफी लोगों ने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में लिख दिया है ज्यादातर. जब मैंने रुनुमा की कॉपी अच्छे चेक की और बाकी लोगों की भी की, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में लिखते गए वो लोग. बट इसमें चैलेंजेस एज वेल एज रिफॉर्म्स को डील करना था. दैट इज व्हाट आई थिंक मेजरली वाज नीडेड. सर हाँ, इस पे जैसे बताया रसूल ने, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना विच इज रिलेटेड टू सम सेक्टर, तो एक जनरल, मतलब सारे पॉइंट्स रसूल ने ऑलरेडी कवर किए. जस्ट टेलिंग जनरल अप्रोच, मे बी इसमें एग्रीकल्चर का है, मैन्युफैक्चरिंग का आ सकता है, मे बी इट कैन बी इन सर्विसेज, किसी भी इससे रिलेटेड है ना. सो ऑलवेज थिंक, एक जो फ्लो देना है अपने आंसर, यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर इज एन इनपुट. जो भी सेक्टर वो इनपुट लेता है, देन देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्वड इन इट, मतलब बीच में कुछ प्रोसेस चलती है, एंड देन आउटपुट आता है. जो आउटपुट है फिर उसको मार्केट करके सेल वगैरह करते हो. तो हर सेक्टर में ऐसे ही होता है, बीट मैन्युफैक्चरिंग, बीट एग्रीकल्चर, बीट सर्विसेज, सब में यही है. तो रिगार्डलेस ऑफ जो भी एग्रीकल्चर आता है, इफ यू वांट टू डेवलप एन आइडिया इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग एन आंसर, तो हर लेवल पे डील कर लो. नंबर 1 इज द इनपुट. तो अगर एग्रीकल्चर की बात आ रही, रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, तो इनपुट्स रिलेटेड बात कर लो भाई. इनपुट ज्यादा करते हैं, बीट ऑफ वाटर, बीट ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं. क्या दिक्कतें आती है? वी कैन नॉट मार्केट आवर प्रोड्यूस इन यूरोपियन नेशंस, अमेरिका में नहीं बेच सकते. सेकंड जो है प्रोसेस में भी आपको पता है भाई, मैकेनाइजेशन का लेवल बहुत कम है, लैंड होल्डिंग्स छोटी हो रखी हैं, कंसोलिडेशन नहीं किया गया बहुत लंबे टाइम से. तो टॉक समथिंग अबाउट प्रोसेस आल्सो, कि मेनली अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स है, दे आर इन्वॉल्वड इन दिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड लो प्रोडक्टिविटी फार्मिंग. देन यू कैन टॉक अबाउट आउटपुट की बात करोगे तो जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस आता है, जो वर्ल्ड लेवल पे मतलब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी हैव अ मेजर चंक ऑफ द एक्सपोर्ट, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हम कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं सबसे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज. और लास्टली जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड, उसमें बात कर लो. जैसे एपीएमसी वगैरह की बात की थी प्रसून ने, तो एपीएमसी वगैरह के बारे में लिख दो उसमें थोड़ा, कि भाई जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, उसमें करप्शन रैम्पेंट है, और गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा कॉर्पोरेट की तरफ ले जाने की भी कोशिश की थी, वो फार्मर लॉज वगैरह से, तो उससे भी फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा. फार्मर्स डिड नॉट सपोर्ट इट. तो पॉलिटिकल विल भी कहीं ना कहीं मिसिंग है. देन इस तरह से थोड़ा सा जो प्रसून ने आपको ऑलरेडी स्टेप्स बताए, जस्ट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इन योर ब्रेन, इस तरह से प्रोसीड करना है, ठीक है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनी सेक्टर. ठीक है, दैट्स इट. आगे बताना प्रसून. थर्ड टॉपिक है freebies are detrimental to development of a major political culture. ठीक है, so this is basically a very controversial question and this questions, such questions will come in your exam. ठीक है, so अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है ना, so question is not random, कोई उसका recent context होता है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पेपर में आया है. ठीक है, so firstly recent example of welfare schemes, basically कि किस वजह से क्वेश्चन आया, तो आप उसके बारे में बात कर लीजिए, लाडली बहना वगैरह. और आपको ये नहीं बोलना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस ये बोलिए कि ये आया है, इसकी वजह से दिस टॉपिक इज इन डिस्कशन. तो आपने बेसिकली टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, देन यू कैन डील विथ व्हाट आर फ्रीबीज. ठीक है, व्हाट आर फ्रीबीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम्स. वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में क्या डिफरेंस है, आर दे यूजफुल, एंड देयर सिग्निफिकेंस, कि सही में ये यूजफुल है कि नहीं.
ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। बेसिकली दिल्ली सरकार की एक स्कीम है कि फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन इन द दिल्ली रीजन। दैट इज अ फ्रीबी बट दैट इज यूजफुल एज वेल। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि सम फ्रीबीज आर गुड। आप लिख सकते हैं आर दे फिजिबल फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। अब आपको ये क्वेश्चन को डील करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फ्रीबीज आर डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है। एंड एक बेसिक है कि इन एनी इकोनॉमी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज आर स्कार्स। तो आप ये इस पे फिर आइए, आर दे फिजिबल फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। आप इस पे इसका आप आंसर करिए। फिर हाउ आर दे डेट्रीमेंटल, सेंट्रल टॉपिक टू बी एक्सप्लोर्ड। इस पे आपको 2 या 3 पैरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द सेंट्रल टॉपिक। ऐसे ही जो भी कोई ऐसे आता है, आपको बेसिकली उसका सार समझना है कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं, तो मुझे ये पता है कि ये पूछ रहा है कि हाउ आर दे डेट्रीमेंटल एंड मूविंग फॉरवर्ड हाउ शुड दे बी फॉर्म्ड, हाउ शुड फ्रीबीज बी फॉर्म्ड, ठीक है। एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, सो फ्रीबीज में आप बेसिकली वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि दे शुड नॉट बी पॉलिटिकल इन नेचर, एंड बेसिकली जो भी फ्रीबीज होती हैं उनका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना चाहिए, नॉट शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल दे सकता हूं मैं कि तमिलनाडु में मिक्सर बांटा जा रहा था इन सर्टेन इलेक्शन, दैट इज अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। हाउएवर दिल्ली में मेट्रो टिकट एज वेल एज बस टिकट बांटी जा रही थी, दैट विल लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट इन द लॉन्गर स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। सो दिस इज हाउ फ्रीबीज शुड बी क्लासिफाइड। एंड ऐसे करके यू शुड राइट व्हाट शुड बी डन मूविंग फॉरवर्ड, एंड देन आपको एक कंक्लूड करना है एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन पे, ठीक है, कि मूविंग टुवर्ड्स भारत एट द रेट 2047, इंडिया टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, वी नीड सम वेलफेयर स्कीम्स एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट शुड डू इट। ऐसे करके आपको एक अच्छे से पैराफ्रेज करना पड़ेगा टू कम टू अ ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन एज वेल एज कंक्लूजन। सर ठीक है, देखो ब्रॉडली बता दिए प्रश्न ने। यहाँ पे जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, पहला तो फ्रीबीज है, दूसरा है पॉलिटिकल कल्चर। तो अब पॉलिटिकल कल्चर देखो होता क्या है बेसिकली, सबको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी, मुझे भी नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, बट कल्चर इज रिलेटेड समथिंग टू ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो होता क्या है, पॉलिटिकल कल्चर का क्या मतलब है, पॉलिटिक्स इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो कल्चर से क्या कर रहे हो कि तुम वैल्यूज कुछ हैं जो ट्रांसमिट हो रही हैं, मतलब कौन सी वैल्यूज हैं जो तुम डिसीजन मेकिंग से यू आर ट्राइंग टू अचीव दोज वैल्यूज, सो दैट इज पॉलिटिकल कल्चर काइंड ऑफ। तो बस यही बात करनी है इसमें कि फ्रीबीज अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो अलग अलग टाइप से हो सकता है। इफ इट इज एडिंग सम वैल्यू, इफ इट इज लीडिंग टू सम वेलफेयर ऑफ द पीपल, तब तो अच्छी बात है फ्रीबीज। बट फ्रीबीज अगर पॉलिटिकल पार्टीज जनरली व्हाट they can do is कि they can just introduce freebies to win the elections, sole agenda is winning the elections, ठीक है। अगर इस नैरो माइंडसेट के साथ इट इज बीइंग डन तो दे आर डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल कैसे हैं, ऑब्वियसली स्टेट एक्सचेकर पे ज्यादा बर्डन करते हैं, करप्शन होता है, लीकेजेस होती हैं, लोग फ्रीबीज लेकर उसको वापस भेज देते हैं, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज होते हैं उनको जाते नहीं है। सो तुम्हें अपने ऐसे में बस ये एक्सप्लोर करना है कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स, ऐसे कौन से केसेस है जिसमें पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव इज अगर दे वो टारगेटेड है, दे आर बिल्डिंग सम कैपेसिटी, दे आर अपलिफ्टिंग सम सेक्शन, इस केस में देयर यूज कैन बी जस्टिफाइड। डेट्रीमेंटल क्लब कब हो सकता है, जो मैंने बताया कि विद अ नैरो माइंडसेट ऑफ विनिंग द इलेक्शंस, अनटारगेटेड है, दे आर ब्रॉडली टारगेटेड, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है दिमाग में, एंड दे जस्ट ट्राइंग टू विन द इलेक्शंस। एंड नंबर 3, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है वो, ठीक है, सो दे आर डेट्रीमेंटल इन दैट सेंस। तो अब आगे जाते में क्या करना है, तो ऑब्वियसली देखो ये कल्चर इंडिया में बना ही हुआ है, चलता रहेगा ऐसे। बट व्हाट यू शुड हिंज योर ऐसे अपॉन इज कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें एन इंडिविजुअल इज द सॉवरेन, मतलब पब्लिक के पास पावर है। सो यू नीड ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द पब्लिक कि वो दे कैन सी फ्रीबीज फॉर व्हाट दे आर एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अकॉर्डिंगली। तो अगर ऐसा होगा, अवेयरनेस रहेगी और पीपल कैन डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर देम, तो फिर पॉलिटिकल कल्चर विल मैच्योर विद टाइम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, क्वालिटी ऑफ स्टेट्समैन, वो भी इंप्रूव होनी चाहिए ओवर टाइम। तो बस यही इस ऐसे में, एंड कीप गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। हर स्टेट में ऑलमोस्ट है ही, यू विल गेट अ एग्जांपल। महाराष्ट्र में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, तमिलनाडु का मेजर एग्जांपल है, देन दिल्ली का। जस्ट कीप यूजिंग दोस एग्जांपल्स, ठीक है, एवरीवेयर दैट यू सी।
बट बी श्योर कि तुम एक साइड मत लेना, मतलब डोंट गिव अ वर्डिक्ट कि हाँ वो डॉक्यूमेंटली होते हैं, ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है। हाँ बस नेक्स्ट बताना। सर इसमें मैं बोलूंगा कि जैसे सर ने बोला है कि आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है और कोई भी साइड नहीं लेना है, ठीक है, ना लेफ्ट ना राइट ना सेंटर, आपको कोई भी साइड नहीं लेना है और कोई भी टॉपिक को आपको एक्सप्लोर करना है, बेसिकली इसके प्रोस कॉन्स और इसके जो भी डायमेंशन आप सोच सकते हैं आपको वो एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपको एक प्री कंसीव्ड माइंड के साथ नहीं जाना है कोई भी टॉपिक के अंदर। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक में क्या आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए? सो बेसिकली उस पर इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज अ मेजर थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भाई कौन बताना चाहता है इसको यार, रेज अ हैंड। ये सौरभ बताना। सौरभ आप बताते जाइएगा, मैं वैसे वैसे आपके पॉइंट नोट करते जाऊंगा इस एक्सेल पे। सर इसमें आई स्टार्टेड विद कि जैसे मिडिल ईस्ट में हिस्टोरिकली आई हैव रिटन कि वहाँ पे मेजर इश्यूज रहते हैं, तो उसमें मैंने एग्जांपल लिख दी कि योम किपुर वॉर थी, ईरान इराक वॉर थी, और वो इश्यूज की वजह से जो डेवलपिंग नेशंस है स्पेशली इंडिया, उनको मतलब क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी को मेजर इश्यूज फेस करने पड़े। तो मैंने ऐसे इंट्रो कर दिया है। और फिर मैंने मतलब क्या कहते हैं कि रीसेंट कन्फ्लिक्ट जो इसराइल और हमास और इसराइल ईरान का हुआ है, थोड़ा सा सेकंड पैरा मेरा लंबा हो गया, उसमें मैंने फिर ऐसे पूरा उसको ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो गई है, और इंडिया जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है क्रूड ऑयल पे, और हमारा एक मेजर पोर्शन क्रूड ऑयल का मोर देन 50% वो मिडिल ईस्ट से आता है। तो मैंने एक क्रूड ऑयल वाला पॉइंट दिया इकोनॉमिकली। और सेकंड सर फिर मैंने इसमें लिखा है कि ये जो क्या कहते हैं जो भी मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वहाँ जो हमारे लोग रहते हैं उनकी लाइफ और जॉब सिक्योरिटी पे असर हो रहा है, जिसकी वजह से रेमिटेंसेज आने में हमको दिक्कत होगी, और रेमिटेंस की वजह से हमारा हाउस होल्ड कंजम्पशन और सेविंग जो इंडिया में होता है पैटर्न्स वो हैम्पर होंगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड राउट्स हैं, जो जैसे इंडिया का जो वेस्ट पोर्ट से हम लोग यूरोप को जो सामान सप्लाई करते हैं, तो उन स्ट्रेटेजिक ट्रेड राउट्स पे मतलब जो क्या कहते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया और वो इन सारे ट्रेड राउट्स पे तो हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि जो क्या कहते हैं ये इंश्योरेंस का उनका प्राइस बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारी इंडियन कंपनीज को एक नेगेटिव वो क्या कहते हैं इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से हमारा जो मार्केट शेयर है वो लॉस होता है यूरोपियन नेशंस में। और फिर सर ये लास्ट में मैंने लिखा है कि हाँ इंडिया ने वो क्या कहते हैं वहाँ के पोर्ट्स पे जैसे चाबार पोर्ट हो गया, हाइफा पोर्ट हो गया, हमने वहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो अगर ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहे तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे असर पड़ेंगे, जो हमारे लिए मतलब हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं। तो इसमें हमें फिर लास्ट में मैंने कंक्लूड कर दिया कि हमें एक मल्टी प्रोंग अप्रोच लेके चलना है, और हमारे एनर्जी सोर्सेज को हमें डाइवर्सिफाई करना है, और हमें एक डिप्लोमेटिक एफर्ट लेके मतलब डिप्लोमेटिक एफर्ट लेके दोनों साइड से हमें क्या कहते हैं बात करके इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करना है। तो इस तरह मैंने लिखा है। सर पहले मैं सौरभ के पॉइंट से बात करूंगा, फिर बेसिकली सर यू कैन ऐड वैल्यू। हाँ बताना बिल्कुल। सो जैसे कि मैंने इसमें आप अगर देखेंगे तो सौरभ का ही ऐसे लिया हुआ था और इनने हिस्टोरिकल इश्यूज से इंट्रोडक्शन किया, देन इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे गए, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी के बारे में बात किया, इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात किया, और लास्ट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया, ठीक है। हिज ऐसे वाज मोर और लेस ऑन द पॉइंट। व्हाट आई फेल्ट वाज बेसिकली इनने जो एग्जांपल वाला है वो 3 या 4 पैरा तक स्ट्रेच किया। हाउएवर इट वाज अ वेरी सेटिस्फैक्टरी ऐसे। व्हाट आई प्रिपेयर्ड फॉर इट बेसिकली, व्हाट इज मिडिल ईस्ट रीजन, थोड़ी उसकी ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर दीजिए आप, ठीक है। सेकेंडली, व्हाट इज द इंस्टेबिलिटी दैट इज इन द क्वेश्चन राइट नाउ, तो आप इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं और रिसेंट इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि रिसेंट इश्यूज है इजराइल ईरान, ठीक है, इजराइल ईरान भी है एंड सऊदी यमन भी है, ठीक है, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इंस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट इज अ मेजर थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो आप इसमें इंडिया के इंटरेस्ट के बारे में बात करिए कि इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट है वहां पे इकोनॉमी, एंड हाउ आर दे बीइंग इम्पैक्टेड, तो ऑयल डिपेंडेंसी, रेमिटेंसेस एंड एक्सेट्रा। अगर आप सौरभ के ऐसे में देखेंगे बोथ ऑफ दिस इश्यूज आर एड्रेस्ड, ठीक है। कमिंग लेटर, हाउ इंडिया इज मैनेजिंग इट्स इंटरेस्ट, ये एक पॉइंट है जो सौरभ ने मिस कर दिया एंड व्हिच यू कैन ऐड, मिटिगेटिंग इट परचेजिंग बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, ऑयल फ्रॉम रशिया,
एंड अदर कंट्रीज, यूएस से भी अभी कुछ डील चल रही है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इंडिया शुड डू, ठीक है, बेसिकली हाउ कैन इंडिया मैनेज इट्स इंटरेस्ट being an ethical as well as humanitarian nation, supporting peace as well as peaceful negotiation. तो आप इसमें बात कर सकते हैं इंडिया की फिलोसॉफी के बारे में, बेसिकली जो बुद्धिज्म की फिलोसॉफी है, एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल इन डिप्लोमेसी, कि कैसे इंडिया कैन ऑल्सो प्ले अ पीस मेकर इन द होल ईरान इजराइल वॉर, बिकॉज इंडिया हैज गुड रिलेशंस टू बोथ ऑफ देम. तो आप इसमें थोड़ा डिप्लोमेसी के बारे में थोड़ा डेप्थ में जाके बात कर सकते हैं. उसके बाद आप कंक्लूजन में कर सकते हैं कि कैसे इंडिया इज ग्रोइंग इट्स रेलेवेंस इन G20 फोरम, एंड थ्रू दैट इंडिया कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन द होल नेशन. प्लस आपको इकोनॉमी के बारे में भी इसमें बात करना देगा, ठीक है. सो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आपके पीयर का हम लोग ने अभी आपके सामने ऐसे रिव्यू किया, राइट, सो ही हैज एड्रेस दिस क्वेश्चन. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा अपना लेवल अप करिए, एंड यू शुड एड्रेस ऑल दिस एस्पेक्ट्स इन योर आंसर्स टू मेक इट अ गुड आंसर. सर. हाँ, सौरभ ने अच्छे से लिखा था, मैंने भी देख लिया था उसका. तो पॉइंट क्या है कि मिडिल ईस्ट में जब बात हो रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से ये पढ़ना है कि इंडिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें. सो मेक श्योर यू जस्ट टॉकिंग योर आंसर स्टिक्स टू द इकोनॉमिक एंगल, नंबर 1. नंबर 2, सबको पता है यार कि मिडिल ईस्ट में जो अगर आप बात करोगे तो मेनली चीजें क्या आती हैं, सबसे नंबर 1 पे ऑयल आ जाएगा. नंबर 2, वहां से जो ट्रेड जा रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह इन सब की बात कर लेनी है, और जो दिक्कतें वहां पे हुई थी. यू कैन गो इनटू फाइनल डिटेल्स एज वेल, कि जैसे अब क्या है कि मतलब उतना ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इफ समवन राइट्स कि भाई वो एयर स्पेस भी क्लोज कर देते हैं तो हमारे प्लेन्स को और घूम के जाना पड़ता है, ट्रांजिट टाइम बढ़ता है उसकी, और देन जैसे सौरभ ने बोला इंश्योरेंस की भी कॉस्ट बढ़ती है. सो व्हाट हैपेंस इज बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग अ वे इनटू यूरोप कि हम अपना सामान वहां कैसे भेजें. तो उसके लिए इंडिया ने ये चाबहार पोर्ट किया हुआ है, वो बेस्ट टर्मिनल है, प्लस INSTC मेंशन करना है इसमें, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया ट्राई कर रहा है कि इट गोज फ्रॉम देयर. तो ये सारे जो इंडिया वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी टेकअप कर रहा है वो उसमें दिक्कत आती है. तो इन सब पे आपको लिखना है. बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कुछ ज्यादा इसमें मेरे लिए ऐड करने के लिए नहीं है, ठीक है. जस्ट मेक श्योर यू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट जो बात कर ली है, ठीक है. दैट्स इट. आगे बताना है. सर आप नेक्स्ट ऐसे के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो मैं उनके पॉइंट लिखते जाऊंगा, फिर देन वी कैन डिस्कस. ओके, नेक्स्ट ऐसे कौन बताना चाहेगा द रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग? समवन रेज अ हैंड भाई. यस चंद्र प्रकाश, बताना यार. मीनवाइल चंद्र प्रकाश जब सर्च कर रहे हैं, सो ऑल अदर्स आल्सो प्लीज लुक एट योर एसे एंड कंपेयर विथ योर पीयर्स एंड ट्राई टू ऐड वैल्यू वेरेवर पॉसिबल. सर सबसे पहले तो लाइक डिफेंस फोर्सेस का रोल बता दिया था इंट्रो में कि इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल रिलेशंस सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, वो सब बता दिया. उसके बाद में सर हिस्टोरिकली बताया कि हिस्टोरिकली वॉर्स हैव बीन फाउंड आउट फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिलेशंस, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, लाइक वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया. उसके बाद में सर डिफेंस फोर्सेस का नंबर 1 रोल है कि प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री. उसमें इट एक्ट्स एज अ डिटरेंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी. लाइक कोल्ड वॉर के टाइम यूएसए एंड रशिया एक्टेड like they resolved the conflict through mutual recognition of powers. उसके बाद में सर करंट चैलेंजेस में लाइक टेररिस्ट अटैक्स हो गए, इंसर्जेंसी हो गई, प्रॉक्सी वॉर्स हो गए, साइबर वॉर्स हो गए. उन सब में भी लाइक इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्टेबिलिटी. लाइक इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था टू काउंटर द टेररिस्ट अटैक्स, लाइक द पहलगाम टेरर अटैक. उसके बाद में सर डिफेंस फोर्सेज लाइक जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए इट इज क्रूशियल. लाइक इंडिया मतलब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज भेजता है टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी इन द जियोपॉलिटिकल स्केल, लाइक सूडान, कोंगो, उन सब में. तो ये इंडिया की इमेज को भी इम्प्रूव करता है. उसके बाद में सर इंडिया आल्सो एक्ट एज ए ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मतलब ये यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के हिसाब से. उसके बाद में सर डिफेंस फोर्सेज लाइक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो गए, टू कंट्रोल दी कम्युनल वायलेंस, राइट्स कंट्रोल, ये सब हो गया. लाइक इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा टू असिस्ट अर्थक्वेक इन म्यांमार.
उसके बाद में सर लाइक डिफेंस रोल इन लाइक असिस्टेंस टू द सिविलियंस लाइक इन लाइक इंडिया लाइक पिलग्रिमेज रूट्स में लाइक अभी अमरनाथ यात्रा में इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया था टू सिविलियंस। उसके बाद में सर कंक्लूड कर दिया था कि डिफेंस फोर्सेज एक्ट एज द बैकबोन ऑफ अ नेशन, सो like they have evolved through major challenges and like the challenges should be addressed according to the emerging nature of them. Sir, I'll address his points, then you can add value. हम्म So basically, Chandra Prakash, please open your mic. So जैसे कि आपने जो बोला, very good examples, but आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपने इसको एड्रेस किया, ठीक है। बेसिकली इसमें था रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन बिल्डिंग? आपको नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या आपको लगता है, क्या है नेशन बिल्डिंग? So to protect the security integrity of a nation, to like for the development of a nation. डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रा, एवरीथिंग, राइट? Yes sir. तो आपने जो एग्जांपल दिए, क्या आपने उसको लिंक किया नेशन बिल्डिंग से? क्योंकि आपने एग्जांपल्स तो काफी अच्छे दिए हैं। सर लाइक मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में सर लिंक कर दिया था कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसमें। तो ठीक है। सो बेसिकली आपने एक एस्पेक्ट तो अच्छे से डील किया है, सेकंड एस्पेक्ट आपने इतने अच्छे से नहीं डील किया है। सो आई विल बेसिकली गो थ्रू द फॉर्मेट एंड देन यू कैन ऐड वैल्यू, ठीक है। सो इस पे अगर मैं ऐसे लिखता, सो मैं एक इंट्रो लिखता एकदम सिंपल सा, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट, it flies with the last breath of each soldier who died protecting it. is basically मैंने कहीं पे पढ़ा था और मैंने ऐसे ही लिख दिया। so you can write any quote just by yourself, किसी को जरूरी नहीं किसी का कोट होना चाहिए। what are defense forces, ठीक है, and their objectives, मैं इसके बारे में लिखता। how are they playing role in nation building। अब ये जो है वो पूरा सार है ऐसे का। तो अब मैं इसमें एक्सप्लोर करता सिक्योरिटी, फिजिकल, इंफ्रा डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे कि बेसिकली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एज वेल एज डिफरेंट जो बॉर्डर प्रोग्राम्स हैं, लास्ट बॉर्डर विलेज को अभी हम लोग फर्स्ट बॉर्डर विलेज बोल रहे हैं, टू और बॉर्डर तक अभी पूरा इंफ्रा डेवलपमेंट है। दिस इज बेसिकली फॉर ड्यूअल पर्पस, सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। तो इसको मैं लिंक करता। सोशल डेवलपमेंट, HADR मिशंस इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन, वर्ल्ड पीस विद UN पीस कीपिंग फोर्स, हाइड्रोलॉजिकल सेफ्टी, फूड एंड एक्सेट्रा। इसको मैं एग्जांपल देके सब्सटेंशिएट करता है। सिग्निफिकेंस, बेसिकली नेशन बिल्डिंग में अगर हम जाएंगे तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो हाउ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैन प्ले अ रोल इन नेशन बिल्डिंग। फिर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बात करता कि डिप्लोमेसी राइड्स ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, सो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर सो दैट वी हैव अ मोर नेगोशिएटिंग पावर, ठीक है। उसके बाद मैं एक पैरा में डील करता हाउ कैन दे बी मेड बेटर, क्योंकि कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। सो इंडिजिनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक वगैरह में बात करता, सिर्फ एक पैरा में बात करता मैं ये। उसके बाद में कंक्लूड करता कि बेसिकली फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इंडिया also India is rising as a new pole. India needs a strong military power to back its diplomacy, और मैं ऐसे करके इसको कंक्लूड करता, ठीक है। So this is how I would have written it. आपने जो लिखा वो काफी इसके क्लोज था, बट आपने वो दो चीजों को लिंक नहीं किया। सर हाँ ठीक है, देखो काफी एंगल्स कवर कर लिए। सो व्हेन यू आर अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन, तो नेशन बिल्डिंग है, सो जस्ट डू नॉट स्टिक टू द यू नो द लिटरल मीनिंग ऑफ द रोल ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि भाई हाँ डिफेंड करना है अपनी मदरलैंड को, बट यू हैव टू गो अ लेवल बियॉन्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू टॉक अबाउट कि क्या वैल्यूज हैं जो नेशन बिल्डिंग इन्वॉल्व एंड हाउ टू लिंक फोर्सेस टू देम, ठीक है, क्या क्वालिटीज होती है नेशन बिल्डिंग की, क्या एस्पेक्ट्स हैं। सो नंबर वन जो बताई दिया है, काफी सारी चीजें बता दी, बट यू कैन ऑल्सो कन्वे की जैसे कम्युनल हार्मनी की अगर बात करोगे तो आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, CRPF, BSF सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ आके पीसफुली, अमिएबली काम करते हैं। सो यू हैव टू मेंशन दैट कि दे आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनल हार्मनी। नंबर टू, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलीफ। ये सब चीजें देखो, जो मेन स्ट्रीम है उसको मत लिखो, गो इनटू दोस प्लेसेस जहां पे दे आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल, ठीक है।
तो जो फार फेस्ड ऑफ इलाके हैं जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, वहां पे इनका जो रूल है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। नंबर 2, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि वो जगह जहां पे अभी इंडियन स्टेट पहुंच नहीं पाया है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, तो वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट की, तो वहां ऐसी जगहों में दी ओनली फोर्सेज आर देयर, एंड जितने भी काम होते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की वो वही कर रहे होते हैं कि कोई बीमार है उसको इवैक्यूएट करना है तो भाई फोर्स वाले निकाल रहे हैं, कोई बीमार है उसको मेडिसिन देना है, कुछ हो गया, कोई ट्रेजिडी होगी, तो सब में फोर्सेज ही इन्वॉल्व होते हैं। तो नेशन बिल्डिंग बेसिकली क्या है कि जो हमारा एक विजन है इंडिया का और जहां पे हम करेंटली हैं, तो ये जो प्रोग्रेस है दैट इज नेशन बिल्डिंग। अब उसमें फोर्सेस क्या रोल प्ले कर रहे हैं लिख देना ये सब, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक एंगल्स भी कवर कर लो, अच्छा बताया प्रसून ने, वो मुझे दिमाग में नहीं आया था कि ऑब्वियसली वो इंडिजनाइजेशन वगैरह की भी बात कर सकते हो। एंड नंबर 3 इसकी भी बात कर लेना कि लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड आता है फोर्सेस को देख के, ठीक है। आप जब एक फाइटर जेट उड़ते हुए देखो सबको अच्छा लगता है कि वाह यार हम लोग भी रफाल अपना तेजस उड़ा रहे हैं, सो लोगों के अंदर एक प्राइड का फीलिंग भी आता है फोर्सेस को देख के, एंड दैट हेल्प्स देम रिलेट टू देयर इंडियननेस, ठीक है। ये सब चीजें इंक्लूड कर लेना, दैट विल मेक फॉर अ गुड एसे। जस्ट डू नॉट स्टिक टू द लिटरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल ऑफ फोर्सेस। तो इसे मैंने हर्ष का ऐसे पढ़ा था, इट वाज वेल रिटन, अच्छा लिखा था उसने, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बताना यार। यस सर, कमिंग बैक टू इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि सर ने जो बात किया ना सिविक एक्शन प्रोग्राम की, ये मैं लिखना भूल गया था। तो अगर आप देखेंगे जो बेसिकली सीएपीएफ है ना, इन फार फेच्ड एरियाज इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया आल्सो, इनका एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर का भी कैंप्स वगैरह लगते रहते हैं, ठीक है। और ये सिविक एक्शन प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आप ये अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपको जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर नेक्स्ट के लिए आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ बताओ यार, हु विल कवर दिस नेक्स्ट ऐसे। रेज द हैंड भाई, समवन। माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज इन डिस्ट्रेस, काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया था, मैं देख रहा था कॉपीज। भाई कोई तो समवन शुड रेज द हैंड। अरुणिमा तुम बताना। If Sir, you have I not done it, haven't. maybe. No, sir, Okay, I you have not haven't attended attempted. this one. Yes, sir. ठीक है, चलो भाई सौरभ तुम बता दो फिर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इन लाइब्रेरी इटसेल्फ। सर मैंने भी इस टॉपिक को नहीं लिखा था। तो समवन हु हैज अटेम्प्टेड, he or she should raise a hand, जो कि नहीं हो रहा है। जस्ट कवर इट, ठीक है यार, मे बी सब लोगों ने नहीं लिखा है, तो बता देना है प्रसून। ओके, चंद प्रकाश, यस गो अबाउट इट। नाइस, पहली हैंड रेस करना चाहिए था। सबसे पहले तो मैंने एग्जांपल दिया था इंट्रो में कि यूएसए टू इंडिया भी लाइक द माइग्रेंट्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो इसमें फिर ये बताया था कि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल चैलेंजेस हैं, मतलब इंट्रो में बताया था हाईलाइट करके। तो हिस्टोरिकली like why the migration happens, like due to unrest, violence, lack of development, poverty, unemployment, in search of better economic opportunities, peace and stability. तो ये एक पैरा में कवर किया था। तो बाद में सर फर्स्ट पॉइंट था कि it puts burden on limited resources like food, water, education, healthcare system, or affects the economic growth of the nation. उसके बाद में it also leads to certain cases violence, like the northeastern region, like it has led to ethnic conflicts between the communities, and also like there's few incidents of robbery, etc. इसके बाद में सर it affects the socio cultural balance, like it transforms the languages, beliefs which are currently prevalent. उसके बाद में सर there has to be holistic approach, मतलब इसको टैकल करने के लिए like legal laws, right rehabilitation policies, protecting human rights, collaboration of all the stakeholders, legal deportation, ये सब। उसके बाद में सर लाइक इंडिया ने भी अभी इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट किया था, लाइक थ्रू लीगल पाथवेज, एंड आल्सो इंडिया अमेंडेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर दिस रिगार्ड। ओके, सो आई वुड से कि आपने काफी अच्छा ऐसे लिखा एंड मतलब सेटिस्फैक्टरी था।
एंड आई ऑल्सो रेड इट. सो बेसिकली बाकी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि कैसे इनने अप्रोच किया और कैसे मेरा अप्रोच था. ठीक है. सो इंट्रो लिखा इनने रिसेंट हैपनिंग के ऊपर. ठीक है. उसके बाद इनने थोड़ी बहुत उसके बारे में बात की. देन हिस्ट्री के बारे में बात किया, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, बेसिकली व्हाट इज माइग्रेशन, देन सिग्निफिकेंस, प्रोज एंड कॉन्स, जिसमें कि इनने जो डिमांड थी वो एड्रेस की. ठीक है. फिर इनने वे फॉरवर्ड के बारे में बात किया और इंडिया की स्टैंडिंग के बारे में बात किया कि कैसे इंडिया ने लीगल रूट लिया और कंक्लूजन किया. ठीक है. अब मैं अपने इस पे आता हूँ. तो मैं एक कोट के साथ स्टार्ट करता जो कि मैंने खुद ही बनाया था. ठीक है. सोचा मैंने ऐसे ही, तो मैंने ये कोट लिखा, व्हेन समवन माइग्रेट्स दे डोंट जस्ट कैरी बैग्स, दे कैरी मेमोरीज, आइडेंटिटीज एंड वेट ऑफ सर्वाइवल. यू कैन राइट एनी कोट दैट यू कैन कम अप विद. जरूरी नहीं है कि वो किसी फेमस पर्सनालिटी का होना चाहिए. फिर मैं आता कि व्हाई दिस टॉपिक इज इन रेलेवेंस. फिर रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूएस एंड यूरोप के बारे में बात किया, जैसे इनने बात किया था. ठीक है. चंद्रप्रकाश. व्हाट इज माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज, व्हाई डू दे माइग्रेट, इसके बारे में बात करता जैसे उनने बात किया. ठीक है. मैं एक ऐड करता टाइप्स ऑफ रेफ्यूजीज, अलग अलग होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल परसिक्यूशन होता है, किसी का पॉलिटिकल होता है, उसके बारे में बात करता. हाउ डू दे पोज चैलेंज. अब मैं इसको अलग अलग एस्पेक्ट में बांटता, सोशल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक एंड एक्सेट्रा. अगर कोई और एग्जांपल आता तो विथ एग्जांपल्स, जैसे इंक्रीजिंग क्राइम रेट, अगर मेरे पास कोई डेटा है तो. ठीक है. और आप जो भी कोई ऐसे लिख रहे हैं ऐसे बारे में, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इट्स रेलेवेंस टू इंडिया. तो मैं इंडिया का रोहिंग्या वाला एग्जांपल देता. और मैं एक बेसिक चीज लेता. ठीक है. बेसिकली रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है. रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड जब ऐसी कोई रेफ्यूजीज आते हैं सो स्ट्रेन आ जाता है रिसोर्सेज पे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाता है. बेसिकली सिटीजन्स डोंट गेट देयर राइट्स. तो ऐसे करके मैं इसको लिखता, और कोई अगर मेरे पास डेटा होता तो मैं उसके बारे में लिखता. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी डन, मैं इसके बारे में लिखता. तो डिप्लोमेसी, फर्स्ट स्टेप इज डिप्लोमेटिकली अगर हम उनको भेज पाए. सेकेंडली सोशल, अगर नहीं भेज पाते हैं तो सोशल अडेप्टेबिलिटी कैसी है कि बेसिकली उनको अपने स्कूल्स में जगह दें और ये वो. पॉलिटिकल एंड एक्सेट्रा, इसमें एक चंद्रप्रकाश ने सही एग्जांपल दिया लीगल का, तो लीगल के बारे में भी लिख सकते हैं आप. और जो रेफ्यूजीज हैं बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि परसिक्यूशन होता है उनका, सो आप उनको वापस नहीं भेज सकते हैं. रीफाउलमेंट इज बेसिकली अ क्राइम, इंटरनेशनल क्राइम. तो एक रैशनल अप्रोच रख सकते हैं कि किसको असाइलम देना है, किसको नहीं देना है. सो एक इसमें भी बेसिकली लीगल स्टेप रख सकते हैं आप, जैसे कि चंद्रप्रकाश ने बात किया. तो मेनी यूरोपियन नेशंस हैज अ लॉ ऑन रेफ्यूजीज बट इंडिया डज नॉट हैव अ डेफिनेट लॉ. तो बेसिकली एक लॉ बना सकते हैं कि किसको असाइलम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा. इंडिया के बारे में जितना बात करेंगे उतना बेटर है. लास्टली, बेटर बॉर्डर सिक्योरिटी विथ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी. बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप बांग्लादेश से देखेंगे तो इलीगल इमिग्रेशन हो जाता है, बाद में वो लोग एज अ रेफ्यूजी पोज करते हैं खुद को. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रोन सर्वेलेंस वगैरह. हाउएवर ये जो है इसको मैं एक पैरा में डील करूंगा. जो मेरा सार था क्वेश्चन का, दैट वाज हाउ डू दे पोज चैलेंज एंड रेलेवेंस टू इंडिया. ये मैं एलैबोरेट करूंगा. ठीक है. आप समझिए डिमांड क्या है, उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा इसको. सो दिस इज हाउ आई वुड गो अबाउट इट. सर. हाँ, जैसे इस ऐसे को अप्रोच कर रहा है कोई भी, तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना वो बहुत स्पेसिफिक है. सो इट्स माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज इन डिस्ट्रेस और ग्लोबल क्राइसिस. सो पहले तो सभी को दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स में अंतर होता है. रेफ्यूजी इज समवन जो बिकॉज ऑफ वॉर, डिस्ट्रेस, परसिक्यूशन, वायलेंस, किसी भी रीजन से ही इज फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री. सो that someone is called a refugee. Migrant कौन होता है? He can just leave one place to go to some other country for any purpose. मतलब हो सकता है जॉब के लिए जा रहा हो. So migrants को भी तुम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, लीगल माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स. सो जैसे चंद्रप्रकाश ने जो पहले एग्जांपल दिया था कि यूएस डिपोर्ट कर रहा है, सो दे आर नॉट डिपोर्टिंग रेफ्यूजीज, दे आर डिपोर्टिंग इलीगल माइग्रेंट्स. तो ये डिस्टिंक्शन दिमाग में क्लियर होना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई योर एग्जांपल शुड बी रेलेवेंट आल्सो. तो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, टर्म्स की मीनिंग समझना जरूरी है.
तो माइग्रेशन ऑफ रेफ्यूजीज जहां जहां वर्ल्ड ओवर में चल रहा है तो वो आपके दिमाग में पहला होना चाहिए। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है यार, जो रोहिंग्यास म्यांमार से भेजे जा रहे थे, ठीक है। एंड नंबर टू, तुम्हें क्या दिखाना है कि अब जैसे काफी सारे तुम लोग न्यूज में भी देखते हो कि वो जैसे यूरोप में वो बोट वगैरह से जाने की वो कोशिश करते हैं, वो सिंक हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ये सारी चीजें होती हैं। पॉइंट क्या है कि रेफ्यूजीज का जो क्राइसिस है दैट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ अ सिंगल कंट्री। वर्ल्ड ओवर काफी सारे जगह ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, सो इट नीड्स अ ग्लोबल एफर्ट। बिकॉज ग्लोबल एफर्ट किसी फोरम पे इस तरह से नहीं किया जाता, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अ ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है। होता क्या है कि एवरी कंट्री हैज सम कोटा। उनको जनरली इट इज इंटरनेशनल लॉ में बोलते हैं कि ठीक है, रेफ्यूजीज को राइट है कि वो दे कैन सीक शेल्टर इन सम अदर कंट्री। तो नंबर वन पे ये इसको ऐसे डील करना, माइग्रेशन से कंफ्यूज मत करना कोई भी। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, गिव सम एग्जांपल्स। और इसमें फिर एक होता है ये राइट ऑफ रिपैट्रिएशन, मतलब रिफ्यूजी को बेसिकली कोई अपना कल्चर क्यों छोड़ के आएगा किसी फॉरेन नेशन में, बिकॉज इज बीइंग फोर्स्ड टू। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको सिमिलर जगह पे जहां से वो आया था वहां पे चीजें एडजस्ट करके वहां पे शिफ्ट करने का एक एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे लिखना था, ठीक है। सो यू कैन हाईलाइट कहाँ कहाँ पे चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, इंडिया, बांग्लादेश में हमारे से लोग भाग के बांग्लादेश में सेटल हुए, देन दे केम टू इंडिया ऑल्सो। इन सब चीजों पे लिखना था, ठीक है। बाकी सारे एस्पेक्ट्स बात कर ही लिए हैं, जो मतलब हाउ चैलेंज कैसे हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देन यू कैन टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया ऑल्सो, एंड क्या किया जा सकता है उस पर भी बात। तो यू कैन टॉक अबाउट पास्ट ऑल्सो, जैसे वो जब पार्टीशन हुआ था, देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद अभी क्या हो चल रहा है, ठीक है। अभी भी हिंदूज को परसिक्यूशन, रिलीजियस, डू नॉट मेंशन रिलीजन स्पेसिफिकली, यू कैन ऑलवेज राइट रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजन को सीधे लिखना तो ठीक नहीं रहता है। तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ग्यूमेंट पे। यस सर, इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली आपका फर्स्ट पैरा तो होना चाहिए कि रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट दीपक, हम आपके डाउट पे आते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसका एक रीजन होता है कि वो क्यों आया है, तो आपको उसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट लिखना पहले, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपको दो पैरा तो ये हो गया। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, एंड इट विल बेसिकली एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट फॉर यू। सर, आप दीपक ने हैंड रेस किया, आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ दीपक, बताना है क्या पूछ रहे हो। सर वो माइग्रेशन वाले में सीए और एनआरसी वाला भी जुड़ सकता है क्या सर, अगर वैसे लिखना चाहें तो? भाई अपनी कंट्री के ऊपर क्यों क्वेश्चन उठाओगे, मैं बता रहा हूँ ना, रेफ्यूजी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। समवन सीकिंग अ रिफ्यूज इज नॉट सेम एज समवन जो माइग्रेट करके आ रहा है, ठीक है। इलीगल इमिग्रेशन अलग कंसेप्ट है, रिफ्यूजीज का अलग कंसेप्ट है। तो अगर तुम ये सारे ला रहे हो एनआरसी, तो हाउ विल यू जस्टिफाई द एक्शन ऑफ, मतलब गोइंग अगेंस्ट द एक्शन ऑफ योर ओन स्टेट यार। इंडिया बोल ही ये रहा है कि जो इलीगली आए थे हम उनको भेजेंगे वापस, यू शुड नॉट इंक्लूड दैट, ठीक है। रोहिंग्यास का दे सकते हो कि दे एस्केप फ्रॉम म्यांमार, क्योंकि वहां पे जो जनता थी वो दे वर टारगेटिंग देम, वो मिलिट्री उनको टारगेट कर रही थी, पूरे पूरे विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया जाता, बर्न किया जा रहा था। तो वहां से भाग के दे वेंट टू बांग्लादेश। बांग्लादेश ऑलरेडी मतलब क्राइसिस में ही रहता है हमेशा। देन वहां पे भी उनको नहीं हो पाया, देन दे केम टू इंडिया ऑल्सो। अब इंडिया में दे गॉट इधर उधर डिस्पर्स हो गए, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते रहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग गुड कंडीशंस टू लिव। तो इस टाइप की बातें करनी है, ठीक है। यू शुड नॉट टॉक अबाउट अपनी गवर्नमेंट के खुद ही एक्शंस को चैलेंज मत करना यार, ठीक है। ठीक है। हाँ मूविंग टू आर्ग्यूमेंट, सर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहेंगे? अरिमा तुम बताना ब्रिक्स हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस का। Sir, I don't know whether you have checked my argument or not. So I have मैंने mentioned. चेक नहीं किया, बिकॉज हैव यू अटेम्प्टेड इट। Yes, sir. तो बस बताओ क्या आया दिमाग में, बस जस्ट Sir, रिपीट दैट। in argument, like in favor, I have pointed that conflict in member nations, like India, China, has this rivalry always. Then the concerning trend of other organizations, like NATO, Quad, SEO, they're rising. So the relevance in this way
can be diminished over time. Then threat of America, the like tariff war that is going on, and the BRICS currency that was in news, which was like continuously becoming a hindrance between the BRICS nation and America. Then, uh, since it's not a military alliance, then like the NATO organization or the other organization like NATO Quad, they are not like BRICS is not relevant like this organization. So these are the 4 points that come to my mind. Arunima, can you repeat the last point that you made? Not a military alliance. Okay. Okay. ठीक है, Okay. अगेंस्ट में बताना. Against में growing impact. This is the subtitle. Since BRICS has expanded recently, it from 6 members it has expanded to 11 members. So it is gaining prominence. Then the inclusivity. Since other organizations like NATO, Quad, they have very limited representation, but BRICS now has representatives from mostly all the continents. So this was the point, inclusivity. Then third one was economic relevance. I have mentioned the new development bank and how it's rising. Like I have given example of Algeria that recently joined. Then there is another point, political relevance. Like BRICS seems to be more stable than other nation, like the tariff war that is also going on. It is also becoming a rival between NATO nations that I have used in political relevance. Then working as a stabilizer and sustainability promoter. So the biofuel alliance between Brazil, India, I have also tried to mention that. These are the 5 points. Okay. Yes, Saurabh, do you want to add something? Sir, I have approached this argument कि लाइक कि मैंने पहले इसमें रिसेंटली जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ है, मैंने उसका इंट्रो देते हुए कहा कि उसमें जो चाइना और रशियन प्रेसिडेंट का जो प्रेजेंटेशन नहीं था, तो मतलब तो उस वजह से बहुत से मतलब लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया कि इज ब्रिक्स इवन रेलेवेंट. तो फिर मैंने इस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया. देन फिर आर्ग्यूमेंट इन फेवर में मैंने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में लिखे कि बॉर्डर टेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया और मतलब रिसेंट डोकलाम एंड गलवान इश्यूज. और सर अरुणिमा ने एक अच्छा पॉइंट दिया जो मैंने नहीं यूज किया है कि इंडिया का जो क्या कहते हैं क्वाड में प्रेजेंस और चाइना का सपोर्ट टू मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए था. देन सेकंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि जो कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि ब्रिक्स में इंडिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे डेमोक्रेटिक नेशंस हैं और मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी वहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स है लाइक ईरान, चाइना, रशिया. सर ये थोड़ा सा एक्सट्रीम थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया कि इंडिया रशिया को अथॉरिटेरियन रिजीम मानता है कि नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हरी में लिख दिया इसको, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब एक तरीके से इस पे क्वेश्चन किया. फिर थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा कि एब्सेंस ऑफ लीडरशिप. जैसे बहुत सारे इसमें मैंने लिखा है कि ब्रिक्स समिट में जो मतलब वो इंट्रो ही वाले पॉइंट को, क्योंकि सर टाइम कंस्ट्रेंट था इसमें, मैंने इसे इंट्रो ही वाले पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिखा कि जो सी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का जो इसमें क्या कहते हैं नहीं जो आए थे यहाँ पे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके कमिटमेंट पे क्वेश्चन किया कि आर दे इवन कमिटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. फिर फोर्थ पॉइंट पे ब्रिक्स का इम्पैक्ट मैंने देखा कि यार ब्रिक्स कितना ज्यादा रेलेवेंट है, मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट इसका कितना है. तो मतलब ब्रिक्स ने बहुत सारे कॉल्स किए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई ब्रिक्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में जैसे यूएन हो गया, WTO खासकर, और IMF में हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है. तो इसके मतलब रिलेटेड बहुत कम प्रोग्रेस हमको देखने को मिली है. और फिर फिफ्थ पॉइंट मैंने लिख दिया कि चाइना का डोमिनेंस. तो मतलब जैसे स्पेसिफिक चाइना अराउंड मोर देन शायद आई थिंक 60% से ज्यादा NDB में, और भी कई सारे, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी, तो उसमें कंट्रीब्यूशन अगर वाइज देखे तो चाइना का बहुत ज्यादा ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ब्रिक्स का एक मल्टीपोलर जो नेचर है उस पर क्वेश्चन किया बहुत सारे लोगों ने.
और सर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मैंने लिख दिया कि जैसे ब्रिक्स इज वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, जैसे कई सारी अभी जो पार्टनर कंट्रीज भी हैं ब्रिक्स की, और जो कई सारी कंट्रीज अभी मिली हैं, उनकी वजह से जो ग्लोबल साउथ के लिए वो जो एम्पलीफाइंग का मतलब एक तरीके से काम किया है ग्लोबल साउथ की वॉइस का ग्लोबल स्टेज पे। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने आर्गुमेंट अगेंस्ट में लिखा है कि इकोनॉमिक रेलेवेंस क्या है ब्रिक का, जैसे मतलब बहुत ज्यादा एक 40%, मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स कंट्रीज में है, तो इसको मैंने एक तरीके से एक पॉइंट में लिखा है। थर्ड में मैंने लिखा है कि स्ट्रेंथन्स मल्टीपोलैरिटी, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, वेस्ट डोमिनेटेड जो वर्ल्ड है उनकी तरफ एक तरीके से उसको थोड़ा सा ब्रिक्स इनहेंस करता है। और फोर्थ पे मैंने लिख दिया है कि ऑल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म जो ब्रिक्स में आजकल मतलब बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने बात की है कि ब्रिक एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर सकता है टू डॉलर डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम्स। तो इसमें मैंने इस तरीके से जैसे रुपी रूबल ट्रांजिशन मतलब रुपी रूबल सेटलमेंट हो गया, और इस पे असर क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था तो मैंने इसमें कंक्लूजन को छोड़ दिया, इसलिए बस एक पॉइंट हुआ, जैसे 5 पॉइंट मैंने और में लिख दिए और इसमें लिखना चाह रहा था लेकिन टाइम कम था तो फिर मैंने कंक्लूजन मतलब छोड़ के फिर आगे मैं बढ़ गया तुरंत। ओके, वेरी गुड। आई थिंक अगर आप दोनों का आंसर मिलाया जाए तो मोर और लेस ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। हाउएवर मैंने जो इस पे आंसर बनाया था वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं इसको एड्रेस करता, व्हाट इज ब्रिक्स एंड व्हाई वाज इट फॉर्म्ड। मैं लिखता बेसिकली एकदम शॉर्ट में लिखता, फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड टू डेमोक्रेटाइज द सेंटर्स ऑफ पावर, और रिसेंट इशू के बारे में लिख देता, ठीक है, जो रिसेंट मीटिंग में थी, रिसेंट मीटिंग के बारे में लिख देता, एकदम शॉर्ट में लिखता, ठीक है। इसको इंट्रो शुड नॉट बी एलैबोरेटेड बिकॉज दिस इज एन आर्गुमेंट and you will get marks for your argument and not for your intro. Arguments for the above statement: lack of cohesion and diverging interest. Diverging interest, India and China लिख देता, China and Russia लिख देता, ठीक है। Limited institutional impact, तो मैं basically argue कर सकते हैं कि it has not made any big impact. Basically promises तो बहुत हुए हैं but any long lasting impact कुछ नहीं हुआ है। Geopolitical conflicts, बेसिकली ईरान एक मेंबर हुआ है इसका, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड देयर इज चाइना रशिया कॉन्फ्लिक्ट आल्सो दैट इज टेरिटोरियल, तो इसके बारे में लिख सकते थे। स्लो प्रोग्रेस ऑन इकोनॉमिक गोल्स, बेसिकली इकोनॉमिक गोल्स तो काफी सारे हैं इसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के, बट देयर इज स्लो प्रोग्रेस ऑन इट, ठीक है। राइज ऑफ अदर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, G20, G7, Quad. Basically, India is also engaging on different platforms. इसमें आप BIMSTEC भी लिख सकते हैं, BIMSTEC, ठीक है, BIMSTEC वगैरह लिख सकते हैं, BIMSTEC, SAARC वगैरह, राइज ऑफ अदर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट, और बाकी आप लोग ने जो पॉइंट दिए थे दैट कुड आल्सो बी एडेड। आर्गुमेंट अगेंस्ट चैलेंजिंग वेस्टर्न डोमिनेंस, बेसिकली जो इसका गोल था, लीडिंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंडली एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स, ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया रिसेंटली ऐड हुए हैं एंड मोर डेवलपिंग नेशंस वांट टू बी इंक्लूडेड। शेयर्ड डेवलपमेंट गोल्स, अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग इज समथिंग दैट इज shared goals of all developing nations, and this is something that BRICS is motivated towards. Representation of global south, अगर आप G20, G7 वगैरह देखेंगे तो इसमें ग्लोबल साउथ का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट ब्रिक्स इज गिविंग मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन टू द ग्लोबल साउथ। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, बेसिकली ब्रिक्स मेंबर्स आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ठीक है। Basically their collective bargaining power can influence global markets and energy geopolitics. This is what I have prepared, but आप लोग ने जो point दिया that is also very satisfactory and you can write it. However, आप I think 5 for 5 against लिख के अगर आप इसको एक satisfactory conclusion दे देते हैं तो you will score above average marks. Sir, ठीक है, सब कुछ कवर्ड, आई हैव नथिंग टू ऐड इन दिस। अच्छा बताया, मैंने दोनों रिनुमा का भी पढ़ लिया था, सौरभ ने पहले पढ़ा था, तो बोथ आर वेल रिटन। एंड सौरभ के बस वही एक डेफिशिएंसी है कि उसने कंक्लूजन स्किप किया, बट नॉट अ बिग डील, एक दो आंसर्स में ऐसा होगा यार, नहीं लिख पाओगे कंक्लूजन, सो ही डिड द राइट थिंग, यही मैं सबको बता रहा हूँ। तो उसने ये नहीं किया कि मैं
पूरा अच्छे से अब ये टॉपिक तो आता है सब लिखो, उसने टाइम देखा कि नहीं है टाइम तो ही स्किप द कंक्लूजन बट ही गिव सॉलिड पॉइंट्स बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। तो अच्छा किया था यार, सौरभ एंड अविनाश दोनों ने अच्छा लिखा है। नेक्स्ट बताना है कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हु वांट्स टू फॉर दैट, कौन बताएगा यार? someone raise a hand, otherwise क्या किससे? चलो सौरभ बताओ यार। कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज डन मोर हार्म देन गुड, क्या लिखा है इस पे? सर इस पे मैंने रीसेंट ऑक्सफैम की एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया और वर्ल्ड के दोनों में उन्होंने बात की थी। तो उसमें उन्होंने एक मेजर बात की थी कि जो वर्ल्ड में इनइक्वालिटी है वो मतलब एक अगर पिछले डेकेड से हम कंपेयर करें तो बहुत एक मैनीफोल्ड बढ़ी है बहुत ज्यादा। तो इस पे फिर एक डिबेट चालू हो गया कि क्या कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट रिलेवेंट है, मतलब अगर हम देखें तो क्या इसने अच्छा किया है। तो फिर मैंने इतना छोटा सा इंट्रो देके फिर मैंने तुरंत आर्गुमेंट में स्टार्ट कर दिया कि राइजिंग इनइक्वालिटी, मैंने बताया कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है बिटवीन पास्ट फ्यू डेकेड्स, और स्पेशली इसको डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये ज्यादा देखा गया है। तो जैसे इंडिया का मैंने एग्जांपल दे दिया, और ऑब्जर्वेबल मतलब जैसे इंडिया का मैंने दिया कि 1% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 50% से ज्यादा वेल्थ होल्ड करती है इंडिया में। और सर सेकंड मैंने इसमें लिखा है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जैसे जो कैपिटलिस्ट क्लास है नाम तो उन्होंने मतलब उनकी कई सारी क्या कहते हैं पॉडकास्ट में बहुत बहुत सारा उन्होंने बात की है कि इंक्रीजिंग वॉइस ऑफ मतलब वर्किंग आवर्स इंक्रीज करने के लिए विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेजेस। तो उसकी वजह से बहुत से जो लेबर्स हैं उनको मतलब बहुत से जो वर्कर्स हैं उनको पुअर मेंटल और फिजिकल हेल्थ एक तरीके से फेस करना पड़ता है। और फिर सर थर्ड मैंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का पॉइंट दिया है कि जो कैपिटलिस्ट की डिजायर होती है कि हमें केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट चाहिए, उसकी वजह से हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से फ्लोरा और फौना को बहुत ज्यादा मतलब एक इम्पैक्ट होता है, जो कि एक ये कैटेलाइज जिसकी वजह से हो गया रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से मतलब रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर सर फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स इसकी वजह से हमको देखने को मतलब मिलते हैं कि अनचेक कैपिटलिज्म जो होता है वो मोनोपोलीज की तरफ हमें ले जाता है। और रीसेंट ट्रेंड्स जो हमें शो करते हैं सर, इसके पास मतलब मेरे पास डेटा नहीं था लेकिन ट्रेंड्स मुझे जहाँ तक याद है कि रीसेंट ट्रेंड्स में हमें ये दिखा है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स बहुत सारे जगहों पे स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज ये बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और आर्गुमेंट अगेंस्ट में सर मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है मतलब उसने बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स क्या कहते हैं शोकेस की, जैसे यूएस और जर्मनी का मैंने एग्जांपल दे दिया। और सर जैसे क्या कहते हैं इसमें लिखा है फिर मैंने हाँ अडेप्ट्स टू मार्केट शिफ्ट, जैसे कोई भी टर्बुलेंट टाइम आता है जैसे अभी ये ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, तो इस पे मैंने लिखा है कि टर्बुलेंट टाइम्स और इवॉल्विंग ग्लोबल डायनेमिक्स को देखते हुए कैपिटलिज्म बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करते हैं कि मार्केट शिफ्ट्स को, जो लोगों की डिमांड है किसी भी चीज को लेके, तो उस पर उन्होंने वो बहुत तेजी से शिफ्ट करते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिलियंस को उनके सपोर्ट मतलब दिखाता है। और फिर सर मैंने इसमें लिखा है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कि जैसे कंपटीशन कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा मतलब देखा जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज को R&D में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी पे वो ध्यान देते हैं। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल गलत दे दिया कि चाइना का फील्ड ऑफ AI, इसमें मैंने एग्जांपल थोड़ा सा गलत दे दिया। और फिर सर फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है कि एनकरेजेस कोऑपरेशन, जैसे कैपिटलिज्म है वो ग्लोबलाइजेशन जिसकी वजह से मतलब इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन और कोऑपरेशन बढ़ा है अमंग्स नेशन, और जिसकी वजह से जो एक्सेसिबिलिटी है अफोर्डेबल और चीप गुड्स की वो ज्यादा मतलब हमको देखने को मिली है। और सर कंक्लूजन में मैंने लिख दिया है कि प्रॉपर रेगुलेशंस और इंक्लूसिव पॉलिसीज को अगर हम ध्यान में देते रहे, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज में हमको देखने को मिलता है, तो कैपिटलिज्म कुड ऑफर अ सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। मैंने बस इतना सा एग्जाम मतलब कंक्लूजन लास्ट में लिख के खत्म कर दिया। और सर इसमें मैं मेजर जो मेरे को ड्रॉबैक खुद का दिखा है कि जैसे मैंने एग्जांपल्स बहुत कम इसमें ऐड किए हैं, मतलब जैसे हर पॉइंट में मैंने एग्जांपल नहीं दिए मोस्टली, और दिया भी एक है तो वो गलत ही दे दिया है। ओके, सो मोर और लेस सेटिस्फैक्टरी था आपका, जो जो मैंने बेसिकली जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वही सब है, राइट? सो मोर और लेस इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। 4-4 की जगह 5-5 पॉइंट लिख देते, इट वुड हैव बीन मोर सेटिस्फैक्टरी। मैंने जो पॉइंट्स बनाए थे बेसिकली
widening inequality, exploitation of labor, environment degradation, consumerism and waste, basically excessive consumption, planned obsolescence, and a throwaway culture, leading to massive waste generation and unsustainable lifestyle. Health and education as a commodity, basically creating exclusions. Many people are left out due to affordability factor. Corporate monopoly and political influence, undue political influence through lobbying and weakening democratic institutions. Argument against, basically capitalism leads to innovation and technology, high standard of living, freedom of choice. Basically, there are low barriers to entry, leading to wide choices of people, entrepreneurship and wealth creation, self employment as well as job creation opportunities. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका, बेसिकली स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया एंड other opportunities, basically for self employment as well as job creation. मुद्रा योजना भी कर सकते हैं. Basically this is also global connectivity and trade, international trade and globalization, connecting markets and promoting cultural as well as economic exchange. Yes, Arunima, do you want to say something? आई थिंक अरुणिमा ये बोली थी कि इंडिया का मॉडल कैपिटलिस्ट नहीं है, बट इन क्वेश्चन इट डजंट मेंशन एनीवेयर कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, तो कोई इतना दिक्कत नहीं है. बट यू कैन शो, ऑब्वियसली इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, बट कैपिटलिस्ट मॉडल ही होता जा रहा है इंडिया का, ठीक है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो उसमें तो ऐसा कंफ्यूज मत करना. आई जस्ट लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर. जैसे सारे पॉइंट्स कवर हो गए तो कोई नया पॉइंट नहीं बताना है, जस्ट अ फूड फॉर थॉट कि यू कैन यूज दिस पॉइंट समवेयर कि ऐसा नहीं है कि दूसरा जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है दैट इज कम्युनिस्ट, राइट, कम्युनिज्म, तो उसको ट्राई नहीं किया गया था. इट वाज ट्राइड, ठीक है, इट वाज नॉट फाउंड सुटेबल. जितने भी कम्युनिस्ट नेशन से देख लो यार आज कहाँ है वो, ठीक है, इट वाज चाइना, रशिया, ऑल ऑफ देम, यू नो, यूएसएसआर था उस टाइम पे, एंड दीज ऑब्वियसली जो वहाँ पे कंट्रीज थी यूएसएसआर के पार्ट थी सब, CIS नेशंस दैट इज, तो दे कुड नॉट कंटिन्यू विद दैट डेवलपमेंट मॉडल. तो कैपिटलिस्ट मॉडल जो भी है इट इज मोर स्टेबल, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसी पे ही प्रोसीड कर रहे हैं. सो दैट इज वन पॉइंट व्हिच यू कैन ऐड समवेयर. एंड कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, यू कैन गिव द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कि भाई इंडिया एक डेवलपिंग नेशन हो के भी वी आर ट्राइंग टू, यू नो, बैलेंस बोथ एस्पेक्ट्स, कि कैपिटलिज्म का ग्रोथ भी है और वो कम्युनिज्म वाले का वेलफेयर भी है, एंड द इंडियन मॉडल बहुत बढ़िया है, इस टाइप से लिख सकते हो कंक्लूजन में, ठीक है. So that will do it for this argument. और that's it. मेरे ख्याल से क्या रिपोर्ट्स भी डिस्कस करने हैं प्रसून? यस सर, रिपोर्ट मैं खुद सिर्फ एड्रेस कर दूंगा. बाकी इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें बोलना चाहता हूँ कि कंक्लूजन में बेसिकली इंडियन मॉडल के बारे में आप बात कर सकते हैं कि इंडिया का बेसिकली सोशलिज्म इज इन द प्रीएम्बल, एंड राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फॉरेस्ट है. इसके वजह से काफी ट्राइबल राइट्स एज वेल एज एजुकेशन वगैरह इज कवर्ड. ऑल्सो हेल्थ के लिए एंड फूड सिक्योरिटी का इंडिया रन्स द लार्जेस्ट मिशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके थ्रू मेनी पीपल आर कवर्ड, एंड इंडिया इज अ बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ. सो दिस इज हाउ इट कैन बी कवर्ड. अरुणिमा, आपने हैंड रेज किया था, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकती हैं, वरना हम रिपोर्ट की तरफ बढ़े. I'll just add one more thing over here कि इसमें ना someone can also make a good use of that CSR, corporate social responsibility. So you can also write कि it's not like corporate just takes and takes from it, also gives back to the society. तो उसमें CSR you can mention, that is a good example to use. ठीक है अरुणिमा, तुम बताना क्या बता रहे थे? Sir, in against, can we use this point कि capitalism leads to a better social structure? Like since in like other. Yes, you can write कि obviously because unequal economic basis पे it creates an unequal society जहाँ पे ultra rich होता है and ultra poor हो जाता है. Yes, you can write that, not an issue. And then you can also connect it with the issues related to, you know, कि जो economic disparity होती है उसके से social unrest वगैरह भी takes a form in that. You can write, no issues. Okay. देखो अरुणिमा, you can write anything as long as you explain it. Basically अगर एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि कैसे वो टॉपिक से रिलेटेड है, so you can write it, ठीक है, that is not an issue. अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, so you have the liberty to write it. रिपोर्ट में I will just be going through it, basically क्योंकि it is straightforward. India's advances in space technology.
थोड़ा पॉइंट्स रिआइटरेट कर देता हूँ मैं. रिपोर्ट इज बेसिकली पास्ट टेंस. रिपोर्ट व्हाट हैज टेकन प्लेस. ठीक है. डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे इज देयर. सो इस पे आप अप्रोच कर सकते थे, जो कि बहुत लोगों ने किया भी है. ठीक है. इसरो रिसेंटली कंडक्टेड 100 100वां लॉन्च उसका. सम सक्सेसेस दैट यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट चंद्रयान एंड मैन्ड मिशन टू इंडियन स्पेस स्टेशन, जो अभी रिसेंट ग्रुप कैप्टन गए थे विथ नासा. व्हाट इट मीन्स, सिग्निफिकेंस के बारे में आप लिख सकते हैं. बेसिकली प्रिसीजन इंडिया शो कर रहा है एज वेल एज कमर्शियल एस्पेक्ट, कि कैसे कंट्रीज हु डोंट हैव अ सक्सेसफुल स्पेस मिशन कैन लॉन्च देयर सैटेलाइट थ्रू इसरो. So this can provide diplomacy as well as economical opportunities for us. Where India is moving, objectives and goals. अगर आपको पता है कुछ objectives, ठीक है, जैसे कि गगनयान है और ऐसा कुछ, अगर आपको goals पता है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. Then you can basically come to conclusion. This is what a short report would be looking like. Sir? हाँ देखो इसमें जैसे someone is writing in about this ना India's progress, तो इसमें से you need to include, पहले तो इन स्पेस को इंक्लूड कर लेना, वो जो एजेंसी बनाई है. सेकंड, जो प्राइवेट सेक्टर का एडवांसेस है दैट यू नीड टू क्लियरली मेंशन. जो स्टार्टअप्स हैं जैसे अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, एक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, एंड जो भी है, सो इसको भी दिखाना. डू नॉट जस्ट लिमिट योरसेल्फ टू इसरो, बिकॉज इसरो अब उतना प्रोमिनेंट रोल नहीं. इसरो का भी जो रोल ये लोग ट्राई करें दैट इज एज एन R&D ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्नोलॉजी बनाएगी एंड इट विल सेल आउट टू द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर विल कॉम्पीट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू हूएवर इज पेइंग फॉर इट, बी इट फॉरेन क्लाइंट्स, कोई भी दे सकता है उसके लिए. एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस की वो जो निसार नासा इसरो aperture radar something, उसका एग्जांपल जरूर इंक्लूड कर लेना. व्हाट इट शोज बेसिकली इज कि इवन नासा इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया नाउ टू डू इट्स स्टफ. और फिर ऑब्वियसली शुभांशु शुक्ला वगैरह का एग्जांपल यू कैन यूज. तो ये सब कर लेना, ठीक है. तो दैट विल डू इट. सिंथेटिक एपर्चर रडार, यस, ऐसे सिंथेटिक, आई थिंक सिंथेटिक है. समवन प्लीज टेल मी एस किस लिए होता है. सर वही है सर, है ना, ठीक है, ओके फाइन. 2 years of सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. हाँ बिल्कुल, श्योर यार. 2 years of मणिपुर अनरेस्ट. बेसिकली सबने इस पे अच्छा लिखा है. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट. वाई न्यूज प्रेसिडेंट्स रूल अभी रिसेंटली लगा है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. व्हाट इज द इशू, ब्रीफ में लिख सकते हैं, ठीक है. व्हेन वाज इट स्टार्टेड, 2023 मई में स्टार्ट हुआ था. हाउ इट ओरिजिनेटेड, किसी बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केस के बारे में लिखा हुआ है इस पे. इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एज वेल, आप नेशन के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे. बट इस पे आपको ज्यादा एक्सप्लोर, इस पे आपको ज्यादा इनोवेट नहीं करना है, ठीक है. यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट एज हैज हैपेंड. बेसिकली आप इसमें इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों के बारे में, अगर आपके पास कोई डेटा है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट स्टेप्स, क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया है. गवर्नमेंट ने बेसिकली कमिटी फॉर्म की है रिसेंटली, ठीक है. कमिटी फॉर्म की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चल रहे हैं. और अगर आपके कुछ और पता है पुलिसिंग मेजर्स, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं. बेसिकली अभी एक सरेंडर वाला ऑपरेशन चला था जहाँ पे काफी सारी गन्स वगैरह सरेंडर हुई थी. वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं. अगेन इनोवेशन का ज्यादा स्कोप नहीं है, आपको इसको शॉर्ट में कंक्लूड करना है. कंक्लूड इन वेरी ब्रीफ, ठीक है. तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं. सर ठीक है, इतना ही है, नॉट मच टू राइट. बस वही प्रेसिडेंट्स रूल जरूर लिखना है एंड ट्राई टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ यू नो जो प्रोमिनेंट पर्सन्स इन्वॉल्व हैं. सो यूनियन होम मिनिस्टर का इंक्लूड कर लेना. यू कैन इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मणिपुर. एंड जो दो कम्युनिटीज हैं वो कोशिश करना उनका एंगल दिखा दो रिपोर्टिंग में. आई मीन यू नो सम लोकल विलेजर हु हैज बीन डिस्प्लेस्ड, सम मेथी विलेजर हैज बीन डिस्प्लेस्ड एंड सम यू नो दिस कुकी लीडर. तो उनका दोनों का एंगल दिखाना जरूरी है. इफ यू डू दैट तो सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है. दैट्स इट, और तो कुछ नहीं ऐड करना है इसमें. जैसे सर ने बोला व्हाट इज द इशू इन ब्रीफ. एज यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट तो आपको ये लिखना पड़ेगा. एंड व्हेन यू आर राइटिंग इट, आपको बेसिकली बहुत न्यूट्रल होके दोनों साइड के पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है. आपको ये एड्रेस करना है व्हाट इज द इशू. नाउ सौरभ, यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू कैन स्पीक. Sir, I have also added leader of opposition's questioning
टू द गवर्नमेंट, तो क्या ये सही रहेगा कि मतलब लीडर ऑफ यस, नेशन? मैंने पढ़ा था तुम्हारा रिपोर्ट सौरभ, इट वाज ऑन पॉइंट, अच्छा लिखा था, नथिंग टू चेंज इन दैट, अच्छा लिखा है। बिकॉज मेरे ख्याल से तुमने होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट इंक्लूड किया था इसमें, आई गेस, हाँ, अमित शाह का नाम है, एंड दैट्स इट। माय पॉइंट इज, देखो रिपोर्ट जब लिख रहे हो ना, यू आर अ रिपोर्टर, सो ट्राई टू थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव फॉर रिपोर्टर। सो अगर तुम रिपोर्टर है, ट्राई टू इमेजिन कि तुम ऑब्वियसली मणिपुर में गए हो एंड यू आर इंटरव्यूइंग पीपल, राइट? यू आर रिपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड में तुम देख रहे हो, जो तुम्हें पता है, तो ट्राई टू इंक्लूड as many relevant angles as possible। सारे ऑब्वियसली 100 एंगल्स तो नहीं कवर करोगे, सो ट्राई टू कवर 4 और 5 मेजर एंगल्स। तो उसमें वही जैसे प्रसन्न ने लिखा ना कि न्यूज में क्यों है, प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड, ठीक है, जो प्रोमिनेंट पीपल है, तो सबके स्टेटमेंट से ट्राई टू रिफ्लेक्ट दैट एंगल। जब तुम यूनियन होम मिनिस्टर का एंगल इंक्लूड कर रहे हो, सो ट्राई टू हाईलाइट दी सेंटर्स रिस्पॉन्स टू द होल कॉन्फ्लिक्ट। जब तुम वहां के डीजीपी का स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हो, ट्राई टू इंक्लूड दी ग्राउंड पे व्हाट द फोर्सेस आर डूइंग, उसको इंक्लूड करो। और जब कुकीज एंड मीतीज का यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड देयर स्टेटस, तो दिखाओ कि भाई डिस्प्लेसमेंट से इश्यूज आए हैं, जो उनके लैंड से उसको छोड़ के जाना पड़ा है, जैसे रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं उससे इश्यूज आ रहे हैं। जो कुकीज हैं उनका दिखाओ कि यार मतलब दे आर ट्राइंग टू ब्लेम मीतीज फॉर दैट। और बस मतलब यही 4-5 एंगल कवर कर पाओगे इसमें, सो दैट विल डू इट। ठीक है, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे यार। सारे कर लिए हैं कवर, ग्रामर रहने देते हैं। एंड किसी को कोई पॉइंट डिस्कस करना है, कुछ पूछना चाहता है तो यार अभी प्लीज रेज योर हैंड्स, एड्रेस कर लेते हैं। यस अरुणिमा, पूछना। सर अंडरलाइन नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं बच रहा है लास्ट नो में। नीड टू अंडरलाइन, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स टोटली ऑप्शनल। एंड अंडरलाइनिंग भी तब करना है इफ यू हैव फिनिश्ड योर पेपर बिफोर हैंड। अगर लास्ट मोमेंट पे खत्म हो रहा तो नो नीड, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा अंडरलाइनिंग से, ठीक है। एंड सर प्रेसी की मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो रहा है, जस्ट राइटिंग टू फिनिश और कंप्लीट द प्रेसी। यही चाहिए, जस्ट राइट टू फिनिश। कुछ चीजें अच्छे लिखोगे, कुछ चीजें खराब लिखोगे, नॉट एवरीथिंग विल बी 100%। बिकॉज अभी सूरज से बात हो रहा था, यू आर नॉट येट ज्वाइंड। तो सूरज का इशू क्या रहा है, उसका राइटिंग स्पीड भी ठीक है, कंटेंट भी अच्छा है, ही इज टेकिंग टू मच टाइम टू राइट स्टफ। सो इफ यू आर फीलिंग कि आई एम नॉट एबल टू राइट अ गुड प्रेसी, आई एम नॉट एबल टू राइट वन गुड ऐसे, दैट इज फाइन यार, डू नॉट स्वेट मच अबाउट इट, ठीक है। नंबर 1 प्रायोरिटी इज कि सबको टाइम लिमिट के अंदर कंक्लूड करना है पूरा क्वेश्चन पेपर। एंड नंबर 2, डिसेंट क्वालिटी का स्टफ लिखना है, दैट इज इट। सो व्हेन यू आर राइटिंग प्रेसी, जस्ट मेक श्योर ग्रामर गलत नहीं करनी है। नंबर 2, सेंटेंस फॉर्मेशन शुड बी कंसाइज एंड क्लियर। एंड नंबर 3, सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लो अपने प्रेसी में इन योर ओन वर्ड्स। इफ यू आर ट्राइंग फॉर दीज 3 पॉइंट्स, तो बस इतना ही चाहिए प्रेसी में, ठीक है। सौरभ, यस पूछना। सर सेम इशू प्रेसी वाला, थोड़ा सा प्रेसी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उसको जल्दी से समराइज करने में बहुत, तो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जा रही है उसमें, थोड़ी सी तुम्हें कम हो ऐसा जा लग रहा है क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, बट दैट इज नॉट अ बिग इशू यार, ठीक है। बिकॉज अच्छा प्रेसी लिख के कितने नंबर लाना चाहते हो, हाउ मच डू यू वांट टू स्कोर इन द प्रेसी, बताओ मुझे। सर बात अच्छे की नहीं, बात है कि लग रहा है कि नहीं लिखा तो अच्छा नहीं लिखा, तो क्या पता जो 5 मिल रहा है वो दो ही मिले, फिर वो भी लगने लगता है। सो इवन दोस 2 मार्क्स आर वर्थ इट, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, लीव इट टू द एग्जामिनर, बिकॉज सबके ऐसे ही आएंगे यार। मतलब नो वन राइट्स एन एक्सीलेंट प्रेसी, टेंशन नहीं लेनी है यार। अरिंदमा का मैं पढ़ा, इट इज फाइन इनफ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? आई मीन आई कुड टेल यू सम वेज टू प्रैक्टिस प्रेसी, वो हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है, जो हम मार्क करते हैं एंड देन वी हाईलाइट द सेंट्रल आइडियाज, देन वी मेक आवर फर्स्ट ड्राफ्ट। ये सब मैंने ऑलरेडी बताया कि whenever you are reading a प्रेसी, मार्क दोस आइडियाज, जो सेंट्रल आइडियाज तुम्हें इंक्लूड करने हैं। जस्ट मेक श्योर व्हेन यू आर राइटिंग द प्रेसी, वो सारे आइडियाज इंक्लूड हो जाते हैं प्रेसी में। सो व्हाट दैट विल मीन इज कि यू हैव गिवन अ जिस्ट ऑफ द होल थिंग, जस्ट डोंट लीव एनी सेंट्रल आइडिया इन योर प्रेसी, ठीक है। बस दैट्स इट, ये ज्यादा मत सोचो इस पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओवर थिंक करके डू नॉट स्पॉइल योर प्रोस्पेक्ट्स, जैसे आई थिंक सूरज इज डूइंग दैट, बहुत पेपर छोड़ रहा है। Anyone else has some doubt, any concern? नहीं है तो just I will conclude with one quote. आइंस्टाइन ने क्या बोला था, there are 4 levels of intellect. चाहो तो लिख भी सकते हो, use it somewhere.
तो नंबर 1 होता है स्मार्ट, नंबर 2 इज इंटेलिजेंट, नंबर 3 इज जीनियस एंड नंबर 4 इज कौन बताएगा? नंबर 4 इज सिंपल। चीजें जितने सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा करोगे, बिकॉज सिंपल थिंग इज इजी टू फॉलो, इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू अंडरस्टैंड। सो जस्ट कीप थिंग सिंपल, कॉम्प्लिकेट मत करो यार ओवर थिंक करके। डू नॉट ट्राई टू बी जीनियस, ट्राई टू बी सिंपल। ठीक है कि हाँ मैं पूरा पेपर लिखता हूँ, आई ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग इन द गिवन टाइम, कोई चीज मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाता हूँ, जस्ट लीव इट देयर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Not everything is going to be of excellent, outstanding quality. Some stuff is going to be substandard, some stuff is going to be above standard. And जब overall तुम्हारा पेपर देखा जाएगा ना, I mean I was explaining it to someone, I do not know किसको मैं फोन पे समझा रहा था। देखो 200 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 25 मार्क्स का ग्रामर आता है। Now you can safely assume कि जो टॉपर है he is getting 25 out of 25, 23 out of 25 in grammar। ठीक है, बिकॉज मेरे टाइम पे तो ये था यार, मैंने ग्रामर का सब कुछ करेक्ट किया था, मे बी 1 और 2 कैन बी रॉन्ग, यूपीएससी का क्या इंटरप्रिटेशन मुझे नहीं पता। सो अब 175 मार्क्स बचते हैं एंड टॉपर्स गेट 100 मार्क्स। उस 100 में से 25 इज ग्रामर। व्हाट डज दैट मीन कि 175 में से यू आर जस्ट गेटिंग 75 इन द सब्जेक्टिव पोर्शन, वे बिलो 50%। ये मैथ्स क्लियर है सबको जो मैं समझाई अभी? पेपर 2 में जो तुम पेन से लिखते हो 175 में से यू आर जस्ट स्कोरिंग 75 इफ यू राइट एवरीथिंग आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट एंड छक्के मारो हर बॉल पे, तब जाके 75 मिलते हैं। तो डू नॉट स्वेट अबाउट इट यार, हर चीज अच्छी नहीं लिख पाओगे। जस्ट यू हैव टू डेवलप दिस कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजंस ऑन पार्शियल इंफॉर्मेशन। हर डिसीजन ऑप्टिमल नहीं हो पाएगा, हर चीज एक्सीलेंट नहीं हो पाएगी। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। Got it? सबको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? Keep things as simple as you can and that will deliver better results over time. Time कम बचा है, but if you can somehow just move over this mental block कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, just accept it कि नहीं हो पाएगा, now is not the time. जितना सीखा है just rely on your hard work, rely on your practice and it will do it for the exam. Got it? Someone has to add something, otherwise conclude करते हैं। तो सुन, तुम कुछ बोलना चाहते हो? यस सर, बेसिकली प्रेसी का मैं बोलना चाहूँगा कि प्रेसी में जो है, जैसे सर बता रहे थे, उसका सेंट्रल आइडिया आप स्किप मत करिए, बस उसका वही लॉजिक है। जो उसका सेंट्रल आइडिया है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है आप स्क्रिबल कर लीजिए, साइड में राइट साइड में जगह होती है वहाँ पे स्क्रिबल कर लीजिए। आप बस वो स्किप मत करिए, वो आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए एंड आई थिंक एवरेज से अबव एवरेज आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें सबको एवरेज मार्किंग ही होती है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कुछ ऐसा करता है नहीं, सर को ही पता होगा। तो उसमें सेंट्रल आइडिया बस आप स्किप मत करिए, यू विल डू गुड और अबव गुड। एग्जैक्टली, ठीक है, उसी में सिलेक्शन हो जाना है यार, मतलब ज्यादा नहीं सोचना है। समवन वाज सेइंग कि आई एम नॉट एबल टू स्कोर 150 इन पेपर 1। भाई क्यों स्कोर करना है 150 इन पेपर 1? यू विल गेट सिलेक्टेड इफ यू गेट 110, 120। जस्ट मेक श्योर कि जो तुम्हारा स्ट्रेटजी दैट इज सिंपल एंड दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। काफी लोग ने इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए बट निगेटिव इवन देन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डोंट स्पॉइल योर प्रॉस्पेक्ट्स विद दिस। मैं सबको फिर से बता रहा हूँ, पेपर 1 में निगेटिव क्वेश्चंस को कम करना है, अपने क्वेश्चंस रिव्यू करना, जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुए उनको रिव्यू करना है एंड जस्ट गो थ्रू दिस प्रैक्टिस कि शुड आई हैव लेफ्ट इट, क्या बेटर होता अगर मैं छोड़ देता, और शुड आई हैव अटेम्प्टेड इट। अगर तुम्हें फील हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चन मुझे छोड़ देने, जस्ट स्पॉट दोस क्वेश्चंस। कौन से ऐसे क्वेश्चन जो मुझे छोड़ देने चाहिए थे? सम क्वेश्चंस आर डेलिबरेटली देयर फॉर वेस्टिंग योर टाइम एंड मेकिंग यू अटेम्प्ट दैट। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है, ठीक है? तो बस यही है यार आज के लिए एंड कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट कब है भाई बताओ? So 22nd. 22nd को है ना, तो तैयारी करके आना। एंड मैं सच बता रहा हूँ, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स नॉट अ रेस ऑफ हाउ मच कैन यू रीड, इट्स अ रेस ऑफ हाउ मच कैन यू रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रेक्टिफाई। ठीक है, 3 यार बैठे बैठे बना दिए मैंने अभी, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रेक्टिफाई। तो अपना रिवाइज करते रहो, जो तुम गलतियां कर रहे हो उसको रिफ्लेक्ट करो उनके ऊपर कि क्या मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, बिकॉज 3 पेपर दे चुके, यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस। एंड नंबर 3, अपनी स्ट्रेटजी रेक्टिफाई करते जाओ, ठीक है? एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कि तुम्हें चीजें क्लियर होनी चाहिए एब्सोल्युटली। सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बट जो कर रहे हो वो दैट शुड बी क्लियर, ठीक है? तो लेट्स फिनिश दैट ओवर हियर एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम, ठीक है? टेक केयर टिल देन, कीप वर्किंग हार्ड, बाय। एंड प्रसून को थैंक्स यार, फिर से काफी एफर्ट करता है भाई।
ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके यार, बाय। जैन सर, ऑल्सो जय सबकी आंसर शीट कल मिल जाएगी दोपहर तक। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ चेकिंग इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके यार, Thank you. बाय।